चलिए आज भारत के भूगोल हम लोग पढ़ेंगे और भारत के भूगोल में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा भारत की नदियां। अब भारत की नदियां में क्या क्या हम सबको जानना है। सबसे पहले ये समझेंगे कि भारत की जो नदियां हैं ये दो क्षेत्र में आती है। एक आती है हिमालयन क्षेत्र और एक आता है महाद्वीपीय नदी या प्रायद्वीपीय नदी इसे कहेंगे। अब एक होता है दक्षिण की नदियां और एक होता है हिमालयन क्षेत्र की नदी। कौन नदी कहां से निकलती है, नदी का मेन काम क्या होता है, तो नदी का काम होता है या तो अब अगर छोटी नदी है तो बड़ी नदी में जाकर क्या हो जाए, हाला मत करो आगे। छोटी नदी अगर है तो वो बड़ी नदी में जाकर मिल जाए, अगर बड़ी नदी है तो वो जाकर कहां मिल जाए, तो वो अगर बंगाल की खाड़ी में गिर जाए या अरब सागर में गिर जाए, नहीं तो कोई झील में गिर जाए, है ना। ये सब होता है नदियां में। तो भारत की नदियां जानने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे एको को स्टेप से, लेकिन उससे पहले भारत का टोटली हम लोग को नक्शा के साथ ध्यान देंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए, ये जो क्षेत्र होगा ये हिमालयन क्षेत्र है। ये कौन क्षेत्र है? हिमालयन क्षेत्र है। और ये जो क्षेत्र आएगा इधर का, ये सब क्या आता है? प्रायद्वीपीय नदी। नदी का दो हिस्सा होता है। भारत की नदियां जानने के लिए, भारत की नदियां, नक्शा पर नहीं जाइए, नक्शा लगले तो सब खराब हो जाए। भारत की नदियां जानने के लिए सबसे पहले ये समझेंगे कि दो प्रकार की भारत में नदी पाई जाती है। एक पाई जाती है हिमालयन नदी और एक पाई जाती है प्रायद्वीपीय नदी। क्या पाई जाती है? प्रायद्वीपीय नदी। मतलब कहने का ये है कि एक जो ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र ये हिमालयन क्षेत्र में आता है और ये जो क्षेत्र आता है ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में आता है। अब आप सब जानते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। दो गो जलीय क्षेत्र होता है ये वाला। ये है आपका अरब सागर और ये है आपका क्या? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी पहले समझ लीजिए, इसको स्टेप बाय स्टेप भी समझा देंगे। अब ये जो उत्तर का ये जो क्षेत्र है, ये उत्तर का जो क्षेत्र है, यहां से हम लोग समझेंगे ये उत्तर का क्षेत्र में कि यहाँ पर एक नदी है ना। यहाँ से हिमालयन क्षेत्र से एक नदी निकलती है। इस नदी का क्या नाम है? सिंधु नदी। जो कैलाश पर्वत का ये सब क्षेत्र है, कैलाश पर्वत का क्षेत्र है, तिब्बत का क्षेत्र है, तिब्बत का पठार ये सब कहा जाता है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी ऐसे क्षेत्र में जाकर फिर ऐसे होकर पाकिस्तान के होते हुए फिर जाकर कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। अब ये जो सिंधु नदी है ना, तो सिंधु नदी के 5 गो क्या है, इसकी सहायक नदी है। सिंधु के अपने क्षेत्र के कितने सहायक नदी है? 5। तो सिंधु के 5 सहायक नदी कौन कौन है? सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाव है, झेलम है। ये सिंधु की क्या है? सहायक नदियां है। तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन है तो समझेंगे। पहले ये जो सिंधु हो गई, सिंधु के बाद कौन होगा? झेलम। फिर क्या होगा? चिनाव। फिर होगा ब्यास। तब क्या हो जाएगा? सतलज। सिंधु नदी के 5 सहायक नदी है, झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास और सतलज। सिंधु के सहायक नदी में झेलम है, चिनाव है, रावी है, ब्यास है और कौन है? सतलज है। अब एक बात को समझिएगा कि इन सभी नदियों में एक बंटवारा के लिए बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हुआ? लड़ाई चला, झगड़ा चला और उस समय विश्व बैंक की अध्यक्षता हो रही थी। विश्व बैंक की स्थापना जो 1945 में हुआ था, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1960 ईस्वी में सिंधु समझौता हुआ था। सिंधु समझौता, सिंधु जल समझौता कहलाता है।
ये इसलिए किया गया कि मालूम तो चल जाए कि इसमें से जो 5 गो नदी का क्षेत्र है, ये पांचों नदी का क्षेत्र सर्वाधिक कौना के दिया जाएगा, पाकिस्तान को, या सर्वाधिक किसको दिया जाएगा, मतलब भारत को सर्वाधिक दिया जाएगा कि पाकिस्तान को सर्वाधिक दिया जाएगा। इस बात पर चर्चा करने के लिए एक समझौता किया गया और इस समझौता में बोला गया कि जो झेलम है, सिंधु, झेलम और चिनाब, मतलब कि ये समझौता में बोला गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीनों नदी का 80% जो जल होगा वो कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा, और 20% जल कहाँ जाएगा, भारत में जाएगा। और फिर कहा गया कि ये जो रावी, ब्यास और सतलज है, रावी, ब्यास और सतलज है, ये तीनों नदी का जो 80% जो जल होगा वो कहाँ जाएगा, भारत में, और 20% जो जल जाएगा कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में। ये सिंधु समझौता के तहत 1907 ईस्वी में सिंधु समझौता हुआ। ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान का क्षेत्र है ना। ये कौन सा क्षेत्र है, ये सब पाकिस्तान का है। तो बोला गया कि ये जो 3 गो नदी यहाँ से आ रही है, ये 3 गो नदी, ये तीनों नदी का क्षेत्र कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में। लेकिन ये जो तीनों नदी का क्षेत्र कहाँ जाएगा, तो अपना देश भारत में। 80% जल ये तीनों का लेगा, 80% ही तीनों का भारत लेगा। इस समझौता पर बात हुई। ठीक, उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि ये जो सिंधु नदी के बाद का बात आएगा, तो ये जो हम लोग का क्षेत्र आता है, ये वाला जो क्षेत्र है, देखिए ये हम लोग का अरुणाचल प्रदेश है। ये कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर एक उत्तराखंड राज्य आता है ना। उत्तराखंड के जस्ट समीप से एक जगह है जिसको कहते हैं गंगोत्री। क्या नाम है, गंगोत्री। अब गंगोत्री जो है, गंगोत्री के स्थान से यहाँ से गंगा नदी क्या होती है, निकलती है। गंगा नदी क्या होती है, निकलती है। और गंगा नदी निकलकर ऐसे ऐसे जाते जाते, मतलब गंगा नदी जब उत्तराखंड पार की तो यहाँ से उत्तर प्रदेश के बाद ये क्षेत्र बिहार, तनी सा है या झारखंड, अब भाई बिहार है, तनी सा झारखंड, और उसके बाद तुरंत पश्चिम बंगाल, और इसके बाद में ये कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। फिर जस्ट इसी के बगल में अब यहाँ पर गंगोत्री जो गंगोत्री से निकलती है, तो इसका जो है नाम भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी प्लस में अलकनंदा, ये दोनों मिलकर क्या बन जाती है, गंगा। और ये जाकर कहाँ गिर जाती है, कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। अब जस्ट गंगोत्री के जस्ट बगल में यहाँ है यमुनोत्री। क्या नाम है, यमुनोत्री। अब ये यमुनोत्री से जो नदी निकलती है वो आकर यहाँ इलाहाबाद के समीप गंगा नदी में क्या होता है, यमुनोत्री से कौन नदी निकलती है, यमुना। कौन नदी है ये, यमुना नदी। यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलकर उत्तराखंड के समीप से निकलकर यूपी में कहा, प्रयागराज में जाकर मिल जाती है। और यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का क्या बन जाता है, संगम बन जाता है, और फिर वही बंगाल की खाड़ी में वो भी क्या होती है। अब यहाँ पर यमुना नदी क्या है, यमुना की 3 गो सहायक नदियाँ यहाँ पर यमुना में आकर क्या होती है, मिल जाती है। कौन कौन, चंबल हो जाएगा, पहले चंबल, बेतवा और केना नदी। ये तीनों किसकी सहायक नदी है, यमुना। अब ये जो यमुना की सहायक नदी है तीनों, ये जाकर कहाँ मिल जाती है, गंगा में। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो सभी नदियां यहाँ पर गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो यहाँ पर एक क्षेत्र आता है। अब ये क्षेत्र होता है बांग्लादेश। क्या कहलाता है ये, बांग्लादेश। क्योंकि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल जब ये क्षेत्र है तो पश्चिम बंगाल के जस्ट बगल में क्या पड़ता है, बांग्लादेश। तो नदी क्या देता है कि क्वेश्चन की गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या बन जाता है, पद्मा। अब ये जो गंगा नदी बांग्लादेश में किसके नाम से जानती है, पद्मा नदी के नाम से जानी जाती है। पहला क्वेश्चन कि गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम क्या बन जाता है, पद्मा।
इसके बाद में अब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद क्या होता है कि जो ये हम लोग का क्षेत्र है तिब्बत के पठार, यहाँ से एक और नदी निकलती है और देखिए ये निकल रही थी मानसरोवर झील से। क्या है? मानसरोवर झील। ये दोनों मानसरोवर झील के इसमें से निकलती है, वो आगे से, और ये क्या है ना, यहाँ पर तुंग झेम करके ये नाम है, सिंधु नदी यहाँ से निकलती है। और ये आपका कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील के कैलाश पर्वत से एक नदी निकलती है और जिस नदी का नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्रा। बट इसको यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा नहीं कहा जाता है, जमुना कहा जाता है। बांग्लादेश में कहा जाता है ना, तो बांग्लादेश ही थोड़े है। तिब्बत के पठार से जो ये नदी निकलती है, वहां पर इस नदी का नाम होता है सांगपो। क्या नाम होता है? सांगपो नाम होता है। तिब्बत में इस नदी को क्या कहते हैं? सांगपो। अब ये सांगपो नदी ऐसे निकलकर यहाँ अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी के नाम से जानी जाती है। कौन नदी? दिहांग नदी के नाम से। समझिएगा, अब नहीं बोल रहे कि आपको फिगर बनाना है, लेकिन लिखवाएंगे तो समझ में तो आएगा। दिहांग में, और इसको असम में भी दिहांग कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में भी क्या कहते हैं? दिहांग कहते हैं। अब यही ब्रह्मपुत्रा नदी आते 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 जाकर कहाँ गिर जाती है? ये भी गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। लेकिन इसको भी बोला जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी, अब जब गंगा बांग्लादेश से प्रवेश करती थी तो क्या नाम होता था? पद्मा। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। बजबज सबका ट्रिक है, ट्रिक भी बताएंगे आपको। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो नाम क्या बन जाता है? जमुना। अब यही ब्रह्मपुत्र नदी, याद रखिएगा, ये ब्रह्मपुत्र नदी की टोटली जो लंबाई है वो 2950 शायद है किलोमीटर। 2950 किलोमीटर। 29 है ना? अच्छा हाँ, वही 2900 के आसपास है। ये 2880 है। 2880 किलोमीटर कौन है? सिंधु। लेकिन सिंधु सर्वाधिक बड़ी नदी नहीं है। भारत की सबसे लंबी नदी ये गंगा ही है, जो गंगा 2525 किलोमीटर है। कहिएगा ये सर, गंगा 2525 किलोमीटर है, सिंधु 2880 किलोमीटर है, ये 2900 किलोमीटर है। फिर भी आप क्यों कह रहे हैं कि गंगा नदी ही भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ध्यान दीजिए, क्योंकि इसका क्षेत्र सर्वाधिक जो है आपका तिब्बत और चाइना के, नेपाल के क्षेत्र में पड़ जाता है। इसका सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ? पाकिस्तान में पड़ जाता है। ये केवल 910 किलोमीटर ही कहाँ बहती है? 915 ब्रह्मपुत्र नदी की। अरे 910 अगर बोलते तो गलत हो गया। 910 किलोमीटर, लगभग 910 से 915 किलोमीटर, इससे 1-2 किलोमीटर का भेद नहीं होता है। तो ये 910 या 915 किलोमीटर जो है भारत में क्या है? बहती है। अब जब ये भारत में बहती है, ये बहाव इतनी चौड़ी है कि कहा जाता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है? ब्रह्मपुत्रा नदी। अब ये चौड़ी होने के कारण जो यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा का क्षेत्र, जो असम का जो क्षेत्र होता है, इधर है असम, असम का जो क्षेत्र होता है असम में, तो असम के एक जोरहाट जिला है, असम में एक जोरहाट जिला है। वहां पर ये क्या करते हैं? इतना चौड़ा होने के कारण यहाँ पर एक नदी द्वीप बन जाता है। क्या बन जाता है? नदी द्वीप, जो कहलाता है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या होता है? अब यही जो है चौड़ा होने के कारण बीच में एक द्वीप बन जा रहा है और इस द्वीप को माजुली कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बोला जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का, भारत विश्व का सबसे बड़ा द्वीप का नाम क्या है? वो है माजुली, जो असम राज्य के जोरहाट जिला में है। तो बड़ा भी है, आए हुए करे बगल में छोटा भी है, उसको कहते हैं उमानद। क्या कहते हैं? अब देखिए, अब क्वेश्चन कहता है कि इधर से जब गंगा नदी आ रही थी तो बांग्लादेश प्रवेश कर रही थी, बांग्लादेश में आज तब जाके बंगाल की खाड़ी में गिर रही थी। वैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश कर रही थी। जब दोनों का यहाँ पर देखिए, ये इधर से गंगा नदी का ये है और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी का ये है, तो दोनों का जब धारा यहाँ मिल गया बंगाल की खाड़ी में गिरते वक्त, उसको कहा गया मेघना। क्या कहा गया? हम सबसे पहले क्या बोले तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम बोले कि सिंधु समझौता 1960 में हुआ, इसलिए किया गया क्योंकि भारत और पाकिस्तान में जो लड़ाई चल रही थी कि उतना क्षेत्र हम लेंगे, उतना क्षेत्र ये लेंगे, इसके लिए समझौता हुआ और बोला गया कि सिंधु, झेलम और चिनाब 3 नदियां
80% पानी कौन ग्रहण करेगा? पाकिस्तान, और 20% करेगा भारत। फिर ये भारत में रावी, ब्यास और सतलज, जिसको कहेंगे राबिस। क्या कहेंगे? ये ट्रिक है, हमने कितना कर दिया कि ईटा के राबिस बिछावे के बाद बोलते हैं ना, तो ये राबिस से याद होगा कि हमनी के राबिस, रा से रावी, ब्यास, ब से ब्यास और स से, ये तरीका है याद करने के। फिर एक और ट्रिक हमको बताएंगे, वो ट्रिक बताएंगे एसएसबी। क्या बताएंगे? ये एसएसबी क्वेश्चन कहता है कि ये मेंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा बड़ा एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा है। ये एग्जाम का क्वेश्चन ये है कि अगर आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं, भारत की ऐसी कौन सी नदियां हैं, या ये कह सकती है कि कौन सी ऐसी नदी है जो पूरे हिमालय क्षेत्र को पार कर कर भारत में प्रवेश करती है, तो वो भारत की कौन गो नदी है? 3 गो नदी। ऐसी 3 नदी है जो पूरा हिमालयन क्षेत्र को पार कर कर भारत में प्रवेश करती है, उसका ट्रिक है एसएसबी। एस से हो जाएगा सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्यास तो इधर ही खत्म हो जाती है ना। सतलज, सिंधु और ये आपका ब्रह्मपुत्र जो है 3 नदी, ये पूरा हिमालयन क्षेत्र को पार कर कर भारत में प्रवेश करने वाली ये 3 नदी है। इसका ट्रिक है एसएसबी। एस से सिंधु, एस से सतलज, बी से हो जाएगा क्या? ब्रह्मपुत्र। इतना बात आपको समझ में आया? ठीक ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब इधर के जो क्षेत्र है, इधर का क्षेत्र, ये सभी नदी हिमालयन क्षेत्र के कहलाती है। अब यही जो हम लोग का गंगा नदी यहाँ से निकली थी, गंगा नदी, और यहाँ जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती थी, ये जो हम लोग का क्षेत्र है नेपाल का, तो नेपाल से फिर गंगा नदी, जहाँ पर ये गंगा नदी है बिहार के समीप, यहाँ से 4-5 नदी क्या होती है? गंगा में मिल जाती है। बागमती, गंडक, कोसी, फिर बागमती, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सभी नदी जाकर गंगा में क्या होती है? मिल जाती है। और सभी का कछार यहाँ पर जाकर कहाँ गिरता है? बंगाल की खाड़ी में। तो कहा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में एक जगह पड़ता है सुंदरवन, जो आपका कहे पश्चिम बंगाल में। ये जो क्षेत्र होता है, देखिए अब मान लीजिए कि बांग्लादेश का ये जो क्षेत्र है, चाहे ये बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी में अगर कोई जाकर सभी नदियां यहाँ गिर रही है, तो सर्वाधिक गंगे का क्षेत्र है। तो गंगा जितने नदी को बटोर कर ले आ रही है, और उन्हें से उधर से जो चलने वाली नदी ब्रह्मपुत्रा भी है, वो भी कुछ दूर से आ रही है, 29 कुछ किलोमीटर चल के। याद रखिएगा, ये हम लोग का जो क्लास है, हम 2 ड्रम पानी लेकर या 2 बाल्टी पानी लेकर, अब सर डेल्टा क्या होता है ना? कहा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो सुंदरवन डेल्टा। लेकिन आपको समझाना है कि डेल्टा होता क्या है। तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, बालू के गाज को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। अब कैसे? तो देखिए, अब मान लीजिए कि वहाँ एक जो है ना, वहीं से पानी शायद हम लोग क्लास जाता है, वो वहाँ पर, वहाँ से नहीं, वहाँ पर है पानी जाने का रास्ता। अब यहाँ से अगर मान लीजिए कि गार्दा यहाँ भरा हुआ है, हम पानी को बहाएंगे, तो वहाँ पर जाकर जहाँ से गिरने का स्थान है, वहाँ पर कचरा बैठ जाएगा, नहीं बैठेगा? आदमी ना फिर करता है, पानी नहीं पड़ जाएगा, जाकर मोरी आदमी खोदता है, ये पनिया क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और बोलिए कि आप 1 बाल्टी पानी बहा रहे हैं, तो वहाँ पर कचरा जमा हो रहा है। और जब इतनी बड़ी नदी है, 2900, 2500, 2800 किलोमीटर से जो चल के आ रही है, तो उस साथ साथ मिट्टी, बालू लेकर आती होगी। अब बंगाल की खाड़ी में जब गिर रही है, तो यहाँ पर बड़ा का टीला बन रहा होगा, उसी टीला को कहते हैं डेल्टा। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी या बालू के गाज को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं, जो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। कोई विद्यार्थी बताएंगे इसको सुंदरवन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाया जाता है। कौन वन? मैंग्रोव वन जो पाया जाता है, इसको हम सुंदरी वन कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरी वन। इसी सुंदरी वन के कारण मैंग्रोव वन जो पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में है, इस मैंग्रोव वन को सुंदरी वन कहा जाता है, और इसी के नाम पर नाम पड़ गया सुंदरवन। बताया जाता है कि सुंदरवन कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। तो सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ? सुंदरवन।
ये सभी नदी का यहाँ गाज मिलता है, इसीलिए विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? अब यहाँ तक ये हिमालयन क्षेत्र की इधर की नदी होगी, हिमालयन क्षेत्र की नदी। अब जब हम इधर प्रायद्वीपीय नदी का क्षेत्र में कहेंगे तो यहाँ पर ये पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान जस्ट यहाँ पर एक नदी जो सतलज नदी है, सतलज नदी यहाँ से एक पानी देती है इंदिरा गांधी नहर को, और यहाँ पर राज्य पड़ जाता है राजस्थान। कौन सा जगह है? राजस्थान। तो इंदिरा गांधी नहर जो है राजस्थान राज्य में है, जो हरिके बैराज से निकलती है, और यहाँ से पानी इसको कौन देता है? सतलज नदी, सतलज नदी। और राजस्थान से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम होता है लूनी। अब ये लूनी जो है ऐसी नदी है जो कोई नदी में नहीं मिलती है। ये कच्छ केरल जो राजस्थान कच्छ केरल कह रहे हैं, कच्छ केरल में क्या जाती है? विलुप्त जाती है। कच्छ केरल में क्या होती है? विलुप्त जाती है। अब यही जो क्षेत्र आता है ना, ये क्षेत्र आपका किसका होता है? गुजरात का क्षेत्र होता है। अब यही कच्छ केरल में लूनी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। और यही राजस्थान के जस्ट बगल में, राजस्थान के जस्ट यहाँ नीचे में जब आएंगे तो नीचे में एक क्षेत्र आएगा, नीचे में एक क्षेत्र आएगा, और यहाँ पर एक क्षेत्र आता है। ये आपका बिहार हो गया ना, बिहार हो गया। यहाँ का केना के बाद में जस्ट आपका क्षेत्र आता है छत्तीसगढ़ का, और यहाँ से एक नदी निकलती है अमरकंटक। कौन नदी निकलती है? अमरकंटक की नदी नहीं है, अमरकंटक पहाड़ी है। ये क्षेत्र होता है मैकाल पर्वत। कौन सा पर्वत है? जो हम आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। ये मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। मैकाल पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक से 3 गो नदी निकलती है, और जस्ट अमरकंटक के उत्तर दिशा से सोन नदी निकलती है, जहां से ये सोन नदी पटना के क्षेत्र में, जहां से आपका बागमती हो गई, घाघरा हो गई, गंडक हो गई, सोन नदी, ये सभी नदी यहाँ मिलती थी। तो उत्तर दिशा की ओर से कौन नदी निकल जाती है? सोन नदी। और दक्षिण की ओर से, ये दक्षिण हो गया ना, तो दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। कौन नदी निकलती है? और महानदी चलने के बाद यहाँ पर उड़ीसा राज्य पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है। यह चिल्का झील है, उड़ीसा है, बंगाल की खाड़ी है। तो यहाँ पर ये उड़ीसा के बगल में जाकर क्या होती है? बंगाल की खाड़ी में महानदी गिर जाती है। ठीक। और उत्तर से सोन, दक्षिण से महानदी, और यहाँ पश्चिम से क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। और पश्चिम से जो नर्मदा नदी निकलती है, जो यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर कहाँ गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। समझ में आ रहा है? अब आपको मालूम चला कि अमरकंटक से 3 नदी, सोन नदी, महानदी, और कौन निकली? नर्मदा नदी। और इसके बाद हम लोग समझेंगे कि ये जो अब दक्षिण का क्षेत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, दक्षिण के क्षेत्र, अब यहीं पर राजस्थान, गुजरात, और ये क्षेत्र किसका है? महाराष्ट्र का। किसका क्षेत्र है? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र से एक और नदी निकलती है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है गोदावरी। महाकालेश्वर से कौन निकलती है? गोदावरी। अब ये जो गोदावरी नदी यहाँ से निकलती है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के श्री बकेश्वर गांव है गोदावरी का, यहाँ से निकल कर ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। सब नदी का देखिए विस्तार है ये सब। अब इधर प्रायद्वीपीय नदी में हम लोग पूरी तरह करके आगे बढ़ रहे हैं। अब यही महाराष्ट्र के बाद, महाराष्ट्र के गोदावरी के जस्ट ये नीचे का भी क्षेत्र आता है, जो कुछ न कुछ नदी यहाँ से क्या होती है? निकलती है। अब यहाँ पर नदी में कौन आएगी? तो जस्ट गोदावरी के बगल में कृष्णा होगा, साउथ में फिर घुस जाएंगे तो कावेरी होगा, फिर कौन होगा? तो बैगई होगा, फिर होगा पेनार नदी होगा। ये सभी नदी क्या होती है? निकलती है। अब आपको मालूम है कि कृष्णा और कावेरी भी कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और बैगई और पेनार भी गिरती है, लेकिन अब यहाँ का क्षेत्र फिर अब ये श्रीलंका का क्षेत्र आ जाता है इधर से। तो श्रीलंका का क्षेत्र आने का मतलब कि अब उसका क्या आ गया? समुद्र आ गया, समुद्र आ गया। तो ये सब नदी इधर गिर जाती है। अब यहीं से सब क्वेश्चन आपका भारत की नदियां से बन के तैयार होता है। कौन कौन नदी आप समझे? तो सबसे पहले आप समझे सिंधु नदी।
सिंधु नदी 2880 किलोमीटर इसकी दूरी होती है, लेकिन भारत में इसकी क्षेत्र क्या है, कम है, क्योंकि भारत के 3 गो नदी रावी व्यास तलज का ही क्षेत्र आता है। बाकी चिनाव, झेलम और सिंधु का क्षेत्र जो है सब ज्यादातर जहाँ पाकिस्तान में आता है। तो ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं आता है, भारत में केवल 20% ही आता है। इसके बाद में यहाँ का जो क्षेत्र हम लोग का सिंधु नदी का क्या कहलाता है, ब्रह्मपुत्र नदी का था। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी बहुत लंबा चौड़ा जाने के बाद इसको बहाव के कारण इसको क्या कहते हैं, भारत की सबसे चौड़ी नदी कहते हैं। चौड़ी नदी होने के कारण ये जो नदी यहाँ पर क्या बनाई, तो यहाँ पर द्वीप बना दिया, और वो द्वीप में सबसे बड़ा नदी द्वीप कहलाया कौन, मालदीव। सबसे बड़ा नदी द्वीप कहेगा तो मालदीव, नदी का द्वीप। सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ग्रीनलैंड। वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो कहाँ है, ग्रीनलैंड। और वर्ल्ड में सबसे बड़ा द्वीप समूह कहेगा तो इंडोनेशिया। कहेगा कि विश्व में सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सा है, तो मालदीव, जो असम राज्य के जोरहाट जिला में स्थित है। और भारत की या विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप कहेगा तो वो है उमानंद। वो भी आपका कहाँ है, असम में। कहाँ है, असम में ही है। तो ये चीज को धीरे धीरे करके हम लोग समझेंगे। आप लोग फिगर बनाना है तो बना सकते हैं, अगर बन जाएगा तो, नहीं तो फिर हम भारत की नदी आपका चालू कर रहे हैं। फिगर बन जाएगा, नहीं काहे नहीं बनेगा, काहे नहीं बनेगा, चटनी हो गया है, हाँ चटनी हो गया। तो यहाँ आराम से बनाइए, धीरे धीरे करके। एक्चुअली फिगर हम नहीं बना, लेकिन क्या करिएगा, बनाना पड़ ही जाता है। देखिए, सबसे पहले आप भारत का नक्शा बनाएंगे, समझेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये आपका हिमालयन क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, भूल से भी कोई बात नहीं करे। और ये जो क्षेत्र कहलाएगा, ये कहलाएगा क्या, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। और यहीं से आपका सिंधु नदी निकलती है, और सिंधु की 5 गो यहाँ सहायक नदी है। और वो कौन कौन है, तो झेलम है, चिनाव है, सिंधु तो है ये है, सिंधु का तो है ये है, झेलम है, चिनाव है, और राविस है। मतलब रावी और व्यास और कौन है, लेट नहीं कीजिए, फिगर से बनाइएगा, याद होगा। फिगर से नहीं बनाएगा तो हमको लिखवाने में कोई दिक्कत नहीं, फिगर नहीं बनेगा। एक पेज में फिगर बनाइए, एक पेज में फिगर बनाइए, हम भी देख लें कैसा फिगर बना रहे हैं आप सब। देखा चलिए ठीक है, जो ऐसा बन रहा है वो बनाइए। भारत की नदियां में लिखेंगे, भारत की नदियां 2 क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत की नदियां 2 क्षेत्रों से होकर गुजरती है। पहला लिखेंगे हिमालयन क्षेत्र, और दूसरा लिखेंगे प्रायद्वीपीय क्षेत्र।